भारत में आम लोगों से लेकर खास लोग तक सभी लोग भ्रष्टाचार की समस्या से त्रस्त है। यही लोकपाल की शुरुआत है। सबसे पहले हम अन्ना हजारे की बात कर लें। इनका वैसे असल नाम है, किसी भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई, तो उसका कारण ये था सेकंड परमानेंट लोकपाल नियुक्त किया है। ठीक है। इसके भारत में आम लोगों से लेकर खास लोग तक सभी लोग भ्रष्टाचार की समस्या से त्रस्त हैं। उन सभी भ्रष्टाचार की समस्या से त्रस्त लोगों के लिए एक बार फिर से आशा की नई किरण सामने आई है। ये आशा की किरण है हमारे भारत के नए लोकपाल, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में भारत सरकार ने की है। तो आज के लेक्चर में हम लोकपाल के बारे में डिटेल में जानेंगे। लोकपाल का इतिहास क्या रहा है भारत में, उसके बारे में जानेंगे। साथ साथ लोकपाल का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में जानेंगे। लोकपाल के पावर्स एंड फंक्शन के बारे में भी देखेंगे। ठीक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले लोकपाल की हिस्ट्री के बारे में। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो लोकपाल की बात करें तो लोकपाल सबसे पहले अगर हम दुनिया में देखें तो सबसे पहले अस्तित्व में हम इसका देखते हैं हिस्ट्री में 1809 है ना, 1809 ईस्वी में ये स्वीडन में एक संस्था आई थी सामने, ओम्बुड्समैन। यही लोकपाल की शुरुआत है। तो सबसे पहले लोकपाल की शुरुआत हुई थी स्वीडन, इसको दिया गया था स्वीडन के द्वारा 1809 में ओम्बुड्समैन के संस्था के रूप में। ठीक है। और ओम्बुड्समैन अगर हम इंडिया के उसमें देखें तो इंडिया में आज़ादी के बाद से कई सालों से इसकी मांग चालू हो गई थी, है ना। और अगर हम बात करें लोकपाल और लोकायुक्त नाम की, तो लोकपाल और लोकायुक्त नाम हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध कानूनविद थे, डॉक्टर एल एम सिंघवी। डॉक्टर एल एम सिंघवी डॉक्टर एल एम सिंघवी ने यह लोकपाल नाम दिया था। ठीक है। अब भारत में देखें तो लोकपाल के शुरुआत यानी कि अगर इसकी मांग की शुरुआत कहाँ से होती है तो वहाँ देखते हैं हम कि सबसे पहले हम देखें फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था। आपको पता होना चाहिए यह आया था 1966 में। इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। इन्होंने भी लोकपाल जैसी संस्था बनाने की बात की थी। फिर उसके बाद में हम बात करें सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली जी। इसने भी लोकपाल बनाने की बात की थी। इसके अलावा इसी बीच में 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाली एक समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे वेंकट चलैया। तो वेंकट चलैया समिति ने भी लोकपाल की मांग की थी। लेकिन इतने सालों के बावजूद भी कभी भी लोकपाल पर अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, है ना। हो सकता है कि इसमें सरकार की मंशा ही नहीं हो कि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करा जाए। फिर उसके बाद में जब लोकपाल बनने की बात शुरू होती थी तो फिर उसमें आरक्षण जैसे प्रावधान हो गए, किस किस की जांच करेगा, ये सारी बात हमेशा लगी रहती थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चेंजेस जो आया था वो आया था अन्ना हजारे के मूवमेंट के द्वारा। आपको पता होगा अन्ना हजारे जी ने 2011 में का मूवमेंट आपको याद होगा, जंतर मंतर में, दिल्ली की जंतर मंतर में यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ एक तरह से पूरा मोर्चा खोल देता है ना। सबसे पहले हम अन्ना हजारे की बात कर लें। इनका वैसे असल नाम है किशन बाबूराव हजारे। ठीक है। ये रालेगांव सिद्दी के हैं और इन्होंने 2011 में एक बहुत बड़ा मूवमेंट छेड़ा था सरकार के खिलाफ कि जन लोकपाल बिल को लाया जाए और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ा जाए, है ना। और इस मूवमेंट में इनके साथ किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, जनरल वी के सिंह, कुमार विश्वास जैसे बहुत सारे लोग इनके साथ में जुड़े थे। ठीक है। हालांकि इनके साथ जितने भी लोग जुड़े थे सब पॉलिटिकली उनका सेटलमेंट हो चुका है। ठीक है। और अन्ना हजारे जी भी आजकल नज़र नहीं आते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि 2011 में जब इन्होंने जन लोकपाल अधिनियम के लिए प्रेशर डाला था तो उस समय यूपीए गवर्नमेंट को लीड करते थे प्रणब मुखर्जी साहब। और प्रणब मुखर्जी साहब की एक अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। और फिर उसके बाद में आपको मालूम होगा कि अब यूपीए सरकार को लगा कि इसके कारण हमारी सरकार खतरे में पड़ सकती है, तो ताबड़तोड़ में वो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को उन्होंने संसद में पास कराया था और 2014 से ये इम्प्लीमेंट हुआ था। लोकायुक्त राज्य के लिए बनाया गया था और लोकपाल सेंट्रल लेवल के लिए। ठीक है।
अब इसमें जो बात की, हालांकि जन लोकपाल के बहुत सारे प्रावधान इन्होंने शामिल नहीं किए थे, लेकिन फिर भी लोकपाल की बात करें तो इसमें मोटे मोटे तरीके से देखा जाए तो इसमें प्रधानमंत्री, सांसद, केंद्र सरकार के ग्रुप ए, बी, सी, डी के सारे जो ऑफिसर्स हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रस्ट और सोसाइटी के मेंबर्स और अध्यक्ष और मेंबर्स जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हो रहे हैं, है ना, जिनकी फंडिंग राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हो रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे ट्रस्ट और सोसाइटी जिनकी फॉरेन फंडिंग 10 लाख से ऊपर की हो रही है, इन सब के भ्रष्टाचार से संबंधित सारे मामले लोकपाल के अधीन लाए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर यह बात हुई थी कि ये 2013 में तो ये पास हो गया था, है ना। अब बात 2014 में तो इसको अमली जामा पहना दिया गया था, फिर उसके बाद में इलेक्शन हुए थे। अब इलेक्शन हुए थे तो उसके कई सालों तक, यानी कि 4 से 5 साल तक किसी भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई। तो उसका कारण ये था कि इस लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में एक प्रावधान रखा गया था कि लोकपाल की नियुक्ति करने वाली एक समिति बनेगी, और उस समिति में कौन कौन होगा, तो समिति में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा का विपक्ष का नेता होगा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नियुक्त कोई मनोनीत कोई प्रतिनिधि आएगा, और एक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई प्रसिद्ध न्यायविद। अब यहाँ पर पेच ये फंसा कि चयन समिति में रखा गया था लोकसभा का विपक्ष का नेता होना चाहिए। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने दलील ये दी कि भैया कि हमने 5 सालों तक लोकपाल इसलिए नियुक्त नहीं किया क्योंकि चयन समिति में लिखा गया है कि लोकपाल की नियुक्ति ऐसी चयन समिति करेगी जिसमें विपक्ष का नेता होना चाहिए। और आपको मालूम होगा 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस लोकसभा की जितनी सदस्य संख्या है उससे 10% मेंबर लाने में सफल नहीं हो पाई, है ना। 10% के लिए 55 सीटें चाहिए थी, और कांग्रेस की शायद 44 सीटें आई थी उस समय, है ना, अप्रॉक्स 44 के लगभग आई थी। तो उसके कारण उनका विपक्ष का नेता बन ही नहीं सकता, क्योंकि विपक्ष के नेता के लिए एक प्रावधान है कि उसके पास कम से कम लोकसभा में 10% सांसदों का समर्थन, 10% सांसद होना जरूरी था। तो विपक्ष का नेता था नहीं, तो उस कारण से सरकार ने दलील दी कि भैया विपक्ष का नेता है नहीं और चयन समिति इसके कारण से पूरी कंप्लीट नहीं होती है, तो इसलिए हम लोकपाल की नियुक्ति नहीं कर सकते। और फिर जब प्रेशर बढ़ा तो फिर आपको मालूम होगा कि 2016 में इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया, एक संशोधन लाया गया, और संशोधन ये लाया गया कि चलिए विपक्ष के नेता को चयन समिति, अब विपक्ष का नेता तो रहेगा, लेकिन अगर विपक्ष का नेता अवेलेबल नहीं है तो यह होगा कि लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता को इस चयन समिति में शामिल किया जाएगा, और इस तरह से चयन समिति कंप्लीट होगी। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ अमेंडमेंट 2016 में और हुए थे। जैसे आपको मालूम होगा कि लोकपाल में एक अच्छा प्रावधान रखा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो सीधे गवर्नमेंट सर्विस के लिए सिलेक्ट होता है तो सबसे पहले उसको 30 दिन के अंदर अंदर अपनी संपत्ति का ब्यौरा पब्लिक डोमेन में डालना रहता था। तो उससे ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति नए नौकरी में लगा है और सीधे ही अपनी यानी कि प्रॉपर्टी को ओपन प्लेटफॉर्म में डाल देता है, तो फिर उससे यह अनुमान लगाने का सभी लोगों को अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि इसकी संपत्ति उसकी सैलरी के अनुपात में कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है ना, या किस लेवल पे बनी हुई है। तो अगर जो भ्रष्टाचार के मामले होते हैं ना, कि जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत बार कि जिसकी सैलरी 1 लाख की है लेकिन उसका खर्चा 5-5, 10-10 लाख का हो रहा है, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज खरीद रहा है, तो उसके अंदाजा इस बिल के प्रावधान के द्वारा लगना आसान था। लेकिन इसमें संशोधन किया गया था कि पब्लिक डोमेन में डालना रहेगा, लेकिन उसके लिए एक प्रोफार्मा और ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई थी 2016 के अमेंडमेंट में। ठीक है, तो यह कुछ बेसिक बातें थी। अब हम आते हैं न्यूज़ पर कि कल जो न्यूज़ आई उसके बारे में। अभी हाल ही में भारत सरकार ने किन्हें नियुक्त किया है, जस्टिस AM खानविलकर साहब को भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया है। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो भारत के पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष ये भारत के पहले लोकपाल थे, और इनके रिटायरमेंट के बाद
कार्यवाहक प्रदीप मोहंती 2 साल तक कार्यवाहक जज के रूप में, लोकपाल के रूप में बने रहे और 2 साल तक कोई परमानेंट लोकपाल की नियुक्ति सरकार के द्वारा नहीं की गई। लेकिन अब जो है सरकार ने एम खानविलकर साहब को सेकंड परमानेंट लोकपाल नियुक्त किया है। ठीक है, इसके पहले जो प्रदीप मोहंती साहब थे वो कार्यवाहक थे, खानविलकर साहब अब परमानेंट यानी सेकंड लोकपाल बनेंगे। ठीक है, खानविलकर साहब के बारे में बात कर लें तो ये मुंबई के हाई कोर्ट में जज भी रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी ये चीफ जस्टिस के रूप में सर्विस दे चुके हैं। इसके अलावा इनके अगर कुछ पास्ट में दिए गए जजमेंट की बात करें तो इन्होंने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया था पैसिव यूथेनेसिया को लेकर, है ना, इच्छा मृत्यु को लेकर, कि व्यक्ति को सम्मान के साथ मरने का भी अधिकार आर्टिकल 21 के तहत इन्होंने दिया था। ठीक है, इसके अलावा समलैंगिकता को लेकर इन्होंने एक डिसीजन दिया था। ये भी एक इनका बड़ा अचीवमेंट था जिसको क्राइम की डेफिनेशन से बाहर किया था। तो ये कुछ इनके जजमेंट थे और आशा है कि ये लोकपाल के रूप में एक अच्छा काम करेंगे। ठीक है, अब कुछ लोकपाल के बारे में हम बात करते हैं कि ये तो लोकपाल की नियुक्ति करी गई। इसके अलावा हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें लोकपाल की, तो लोकायुक्त अधिनियम 2013 में कहा गया था कि इसमें एक अध्यक्ष होगा और एक अध्यक्ष के साथ में 50% न्यायिक सदस्य, 4 न्यायिक सदस्य होंगे और 4 गैर न्यायिक सदस्य होंगे। ठीक है, इससे मिलकर ये पूरा लोकपाल का स्ट्रक्चर बनेगा। तो अभी हाल ही में जो नियुक्ति की गई है उसमें नए लोकपाल तो खानविलकर साहब को नियुक्त किया गया है और न्यायिक सदस्य में देखें तो लिंगप्पा नारायण स्वामी जी, संजय यादव जी और ऋतुराज अवस्थी जी। जो न्यायिक सदस्य के रूप में ऋतुराज अवस्थी जी को चुना गया है, आपको ये भी याद रखना जरूरी है कि ये अभी फिलहाल में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। तो यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन भी तैयार होता है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी जी। और गैर न्यायिक सदस्य में सुशील चंद्र जी, पंकज कुमार और अजय तिर्की जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज हो गई। अब हम बात करते हैं कि लोकपाल की जो चयन समिति होती है उसमें कौन कौन मेंबर होता है। तो उसमें अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री इसके चेयरपर्सन होते हैं। इस चयन समिति के प्रधानमंत्री जी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता भारत में का मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामांकित कोई प्रतिनिधि होता है या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई न्यायशास्त्री। ठीक है, अब हम टेन्योर की बात करें तो कार्यकाल अगर हम देखें अगर हम इनका कार्यकाल की बात करें तो यहां पर इनका कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 साल का होता है, 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष और या फिर 70 वर्ष की आयु तक ये लोग पद पर रह सकते हैं। तो ये हमने जाना है लोकपाल के बारे में, लोकपाल का संगठन किस तरह से काम करता है, लोकपाल के क्या पावर्स और फंक्शन होते हैं। और हम सब लोगों की यही आशा है कि नए लोकपाल हम सभी लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने की दिशा में काम करे। थैंक यू। For more details and knowledge, subscribe our YouTube channel. Thank you.